जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 36 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। PQR Limited is the company which has performed well in the past, very good, but one of its major assets, an item of equipment, suffered a significant and unexpected deterioration in performance। हो ये क्या हो गया? पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब इनकी जो मेजर एसेट्स है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। जरूर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हुआ होगा। चलो क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, नीचे चलते हैं। हाँ जी, मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड टू यूज द मशीन फॉर फर्दर 4 years। अच्छा, इतनी घटना घट गई, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है भाई अभी भी हम चलाएंगे आगे 4 साल इसको। वाह, ये होनी चाहिए स्पिरिट। और तुम लोग देखो कितना जल्दी थक जाते हो 4 क्वेश्चन में। ये देखो कह रहे हैं अभी भी चलाएंगे भाई 4 साल मशीन। 31 मार्च 2016 की बात है, अभी कह रहे हैं और आगे चलाएंगे, यानी कि 17, 18, 19, 20, यानी कि 4 साल कम से कम अभी और चलाएंगे, बट एट रिड्यूस लेवल। हाँ, थोड़े कम लेवल पर चलाएंगे, पर चलाएंगे, यही बहुत है भाई। द इक्विपमेंट विल बी स्क्रैप आफ्टर 4 years। बोल रहे हैं 4 साल के बाद, 4 साल तक तो चलाएंगे, बट उसके बाद जो इक्विपमेंट है वो स्क्रैप हो जाएगा। द फाइनेंशियल अकाउंटेंट फॉर PQR Limited has produced the set of cash flow projections for the equipment for the next 4 years ranging from optimistic to pessimistic। कितनी सारी बातें बोल रहे हैं। CFO thought that the projections were too conservative and he intended to use the highest figures each day। देश भर है, बहुत सारी बातें बोल दी, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है भाई। हमारे लिए तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है। कहाँ गया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटेंट? पिछले कोई क्वेश्चन था, उसमें हमने खुद कैश फ्लो कैलकुलेट किए थे, बट यहाँ भाई इनका PQR लिमिटेड का फाइनेंशियल अकाउंटेंट बढ़िया है। इन्होंने हमको खुद ही कैश फ्लो जनरेट करके दे दी। ठीक है, मुझे बताओ अपन कैश फ्लोज का क्या करते हैं? कैश फ्लोज से अपन वैल्यू इन यूज निकालते हैं, और वैल्यू इन यूज से अपन को रिकवरेबल अमाउंट पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बढ़िया बात हुई, कैश फ्लोज अपन को फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने खुद कैलकुलेट करके दिए। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट कंसिडर करना है इनको। आगे देखते हैं। The above cash flow should be assumed to occur on the last day of each financial year। ओके, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर का देखना है। द प्री टैक्स डिस्काउंट रेट, यही तो चाहिए था, अरे यही तो चाहिए था। प्री टैक्स डिस्काउंट रेट, इन सबको अपन को अगर प्रेजेंट वैल्यू पर लाना है तो डिस्काउंट करना पड़ेगा। पी फैक्टर चाहिए होगा, पी फैक्टर अपन को जो चाहिए रहता है प्री टैक्स वाला, वही क्वेश्चन में गिवन है। बहुत बढ़िया, 9% लगा देंगे डायरेक्ट। आगे देखते हैं। द मशीन कुड हैव बीन सोल्ड एट 31 मार्च 2016 फॉर 6 लाख। क्या बात है, ये बोले 31 मार्च 2016 को अगर चलाएंगे तो ये चारों कैश फ्लोज आएंगे, लेकिन अगर हम नहीं चलाते हैं तो हम इसको बेच देंगे। दैट मीन्स ये आपको फेयर वैल्यू दे रखा है। बेचेंगे कितने में? 6 लाख में। एंड रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस इन दिस रिगार्ड कुड हैव बीन 96,000। और इसके डिस्पोजल से रिलेटेड जो भी होता है ना, कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू डिस्पोजल, जो अपन बोलते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजेबल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो जो कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू डिस्पोजल होता है वो अपन को गिवन है 96,000। तो बहुत आसान है भाई। अब तक मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हमारा वैल्यू इन यूज का काम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कैश फ्लोज दे रखे हैं। उसके बाद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल का काम हो जाएगा, यानी कि अभी तक इतना हम काम करें तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट आराम से आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे देखते हैं। The machine had been revalued previously and at 31st March 2016 an amount of 36,000 was held in revaluation surplus in respect of the asset। इस एसेट की अगर हम बात करें तो ये पहले एक बार रिवैल्यूड हो चुकी है, जिसकी वजह से इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है 36,000। ये बताओ ये यहाँ क्यों दे रखा है? याद है आपको, जब इम्पेयरमेंट लॉस की सेट ऑफ की बात होती है कि वो कहाँ जाता है? P&L में अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस में अगर अमाउंट पड़ा हुआ है तो पहले हम उसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पहले एडजस्ट करते हैं हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से, उसके बाद जो बचा होता है उसे P&L में डालते हैं। तो ये उसके लिए, ये सेट ऑफ के टाइम पर काम आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट और 31 मार्च 2016। अरे वाह भाई वाह, कितना क्वेश्चन प्यारा। सीधा सीधा आपको कैरिंग अमाउंट भी दे रखा है, हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी। आगे देखते हैं। The Indian government has indicated that it may compensate for any loss in value of the asset up to its recoverable amount। ध्यान रखना, गुमराह की राह है।
कैसी रहा है ये, गुमराह वाली। बोल रहे हैं मे कंपनसेट, भाई कोई पता नहीं है देंगे कि नहीं देंगे, बोल रहे हैं मे कंपनसेट। ठीक है, तो जब ऐसी बातें होती है ना मे वे वाली, कि हम बोलते हैं ना, कोई आपको वादा करके भाई हम शादी करेंगे, अब किसके साथ करेंगे ये नहीं आपको बताया उसने, करेंगे। ठीक है, तो ये जब ऐसी बातें होती है ना तो उनकी अकाउंटिंग नहीं की जाती। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। क्या ऐसे प्रोमिस को सिर्फ प्रॉमिस ही अच्छा, उसको रियलिटी में नहीं लाया जाता। आगे देखते हैं, जोक्स अबाउट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर आ जाओ, आज कुछ ज्यादा ही मौज में हो तुम लोग। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना। बहुत आसान है, सब कुछ हो जाएगा। इफ एनी, अगर हो तो, अरे भाई इतनी आपने इन्फॉर्मेशन दी है तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। एंड रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। ऑल्सो सजेस्ट हाउ इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी वुड बी सेट ऑफ। सेट ऑफ कैसे होगा, ये भी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ के लिए हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस है और बाकी का हम डाल देंगे P&L, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाउ कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, बोल रहे कम, देखो देखो क्वेश्चन की चाल देख रहे हो, बोल रहे हैं जो कंपनसेशन है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, अब बच्चे बता देंगे ये अकाउंटिंग होगी। अरे भाई कंपनसेशन की अकाउंटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वादा किया है और वादे निभाए जाएं, ऐसा जरूरी तो नहीं ना। ठीक है, अब जिन लोगों का कट गया होगा भाई वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे होंगे, दुखी मत हो। अब अपन सॉल्यूशन पर चलते हैं, तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडिया 36 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी इम्पेयरमेंट लॉस, और इम्पेयरमेंट लॉस के लिए अपन को दो चीजों की जरूरत पड़ती है, रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट। तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रिकवरेबल अमाउंट। इम्पेयरमेंट लॉस के लिए पहले अपन को चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट के लिए अपन को दो चीजें चाहिए होती हैं, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजेबल। तो चलो पहले ही कैलकुलेट करते हैं। ईयर कितने हैं, 4 दे रखे हैं अपन को, जिसमें पहला था 31 मार्च 2017। इसको कैश फ्लोज दे रखे थे 276, पेन क्यों नहीं चल रहा, 276,000। उसके बाद 31 मार्च 2018 इसको दे रखे थे 192,000। फिर दे रखे हैं नेक्स्ट ईयर 19 120,000। लास्ट 4 साल ही तो चलेगी 114,000। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन थी, तो कैश फ्लोज गिवन थे, ईयर बता रखा था, पीवी फैक्टर लगा देंगे। पी फैक्टर कितना दे रखा था 9%, तो कैश फ्लो का पी फैक्टर में इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। तो सबसे पहले पी फैक्टर कैलकुलेटर पे लिखो 1 डिवाइड बाय 1.09, ये आ जाएगा 0.9174। 9174, इस बार भी मैं 4 डिजिट लूंगी ताकि हम इंस्टीट्यूट से एग्जैक्ट सेम आंसर कैलकुलेट कर सकें। 9174, ठीक है, 4 डेसिमल लेते हैं ताकि इंस्टीट्यूट से आंसर मैच करेंगे। 84167, 84167 यानी कि 8417 हो जाएगा ये राउंड ऑफ करके। ठीक है, एक और बार इक्वल टू क्लिक करेंगे 7722, एक और बार 7084, ठीक है। पेन को कुछ हो गया है, चक्कर आ रहे हैं बेटा, क्या हो गया। हाँ जी, 2,76,276,000 इंटू 0.9174, ये आ गया 253,202। अरे क्या हो गया इसे, गर्मी के मारे चक्कर आ गए। 253,202। नेक्स्ट 192,000 इंटू 84161606, आगे 7722।
92664 114,000 7084 8075 7.6 आ रहा है, पर राउंड ऑफ करके लिखेंगे। फिर से गलत लिख दिया मैंने भी। ऐसा है, मेरा ध्यान कैलकुलेटर पे रहता है। 80758 ये आ गए हमारे चारों साल के जो कैश फ्लो था उनका प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब बस अपन को इसको ऐड करना है। टोटल मारो 253202 प्लस 161606 92664 80758 ये आ गया 588230, यानी कि ये आ गया हमारा वैल्यू इन यूज। ये आ गया हमारा वैल्यू इन यूज 588230। ठीक है, अब अपन को कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजेबल। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू कितना गिवन था, 6 लाख। कॉस्ट टू सेल कितनी गिवन थी, रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस 96,000 माइनस कर देंगे 5,04,000। ये आ गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू डिस्पोजेबल। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या ज़्यादा है, वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजेबल। जो ज़्यादा होगा वही होगा हमारा रिकवरेबल अमाउंट, विच एवर इज हायर, वही होगा हमारा रिकवरेबल अमाउंट। 588230 या 5,04,000। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा क्या है, तो वही हो जाएगा हमारा रिकवरेबल अमाउंट। तो यहाँ पर वैल्यू इन यूज ज़्यादा है तो रिकवरेबल अमाउंट वैल्यू इन यूज के बराबर हो जाएगा, दैट इज 588230 588230। ये आ गया हमारा रिकवरेबल अमाउंट। एक पार्ट कर लिया अपन ने। अब रिकवरेबल अमाउंट के बाद हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, एक सेकेंड, पता नहीं आज क्या हो गया। अब देखो, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए अपन को पता होना चाहिए कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट दोनों ही पता है। कैरिंग अमाउंट अपन को गिवन है, कितना गिवन था, द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट 6,60,000। रिकवरेबल अमाउंट हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया 588230, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है इतना वैल्यू है इतना, तो माइनस कर लेंगे 6,60,000 माइनस 588230, यानी कि कितने से गिरावट आ गई है, 71,770। यही हो गया हमारा इम्पेयरमेंट लॉस। कितने से गिरावट आ गई है, 71,770। ठीक है, अब पहला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। नेक्स्ट उन्होंने बोला था रिवाइज डेप्रीसिएशन, और रिवाइज डेप्रीसिएशन के लिए अपन को पता होना चाहिए रिवाइज कैरिंग अमाउंट। तो देखो अभी कितना दिख रहा है कैरिंग अमाउंट, अभी दिख रहा होगा 6,60,000। ठीक है, इसमें गिरावट कितने की आ गई है, 71,770। यही तो है इम्पेयरमेंट लॉस, गिरावट आ गई है 7,710। तो यानी कि अब इसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 588230। रिवाइज कैरिंग, मेरी राइटिंग में मत जाना, मैं डिजिट सही लिख रही हूँ वही बड़ी बात है, आज पेन ठीक से काम नहीं कर रहा। तो देखो 6,60,000 हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, इसकी गिर गई है वैल्यू 71,770, यानी कि अब कितना हो गया 588230। तो ये आ गया हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अब अपन रिवाइज डेप्रीसिएशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइज कैरिंग अमाउंट अपन को पता चल गया 588230। अब ये कितने साल काम करेगी, ये ऐसे काम करेगी सिर्फ और सिर्फ 4 साल। तो उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो एक एक साल का डेप आ जाएगा 14705 7.5 है ना, तो 8 आ जाएगा 1
47058, ये हो गया हमारा पर ईयर का डेप्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा पर ईयर का डेप्थ, जो उन्होंने बोला था रिवाइज डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी, एक इम्पेयरमेंट लॉस और दूसरा रिवाइज डेप्रिसिएशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज सेट ऑफ। बोल रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉस का सेट ऑफ कैसे होगा। तो सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस था कितना, इम्पेयरमेंट लॉस था 71770 था। ठीक है, वैसे तो हम इसे पी एंड एल अकाउंट में डाल देते हैं पूरा का पूरा, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो पहले आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही एसेट एडजस्ट करना है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था 36,000, तो 36,000 से यहाँ हो जाएगा और बाकी का बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा। तो 71770 माइनस 36,000, ये आ गया 35770, 35770, ये चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल अकाउंट में 35770। ठीक है, तो टोटल इम्पेयरमेंट लॉस इतना था, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऑलरेडी इतना पड़ा है, तो पहले हमने यहाँ से एडजस्ट कर लिया, उसके बाद बैलेंसिंग हमने ये हटा दिया। सिंपल है, हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और थी। अच्छा, उससे मैं पहले, एक मिनट, गवर्नमेंट से पहले मैं इसकी एंट्रीज तो आपको बता दूं कैसे होगा। देखो, अगर इसकी जनरल एंट्री बनानी हो तो किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से होगा। सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस लगेगा, तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट होगा और एसेट की हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, कितने से 71770 से। ठीक है, उसके बाद अब ये इम्पेयरमेंट लॉस किस से एडजस्ट होगा, तो पहले एडजस्ट होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस से, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा 36,000 से। उसके बाद बाकी का पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, दैट इज, और ये हमारा पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट लॉस का जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से होगा, पहले इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से एसेट कम हो जाएगी, फिर इम्पेयरमेंट लॉस का अकाउंट बंद करने के लिए उसे हम रिवैल्यूएशन सरप्लस और पी एंड एल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि इसकी अकाउंटिंग करो, किसकी, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की भाई क्या अकाउंटिंग करें, नो अकाउंटिंग, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिसीवेबल नहीं है। ठीक है, ये वादे हुए जा रहे हैं और वादे निभाए जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था, तो थोड़ा सा समझ जाओ। अगर आपसे भी इस टाइम कोई प्रॉमिस कर रहा है, जस्ट बी अवेयर। ओके, नो ट्रीटमेंट होगा। हाँ, अगर रिसीवेबल है, इफ इट बिकम रिसीवेबल, अगर रिसीवेबल बनेगा तब हम कुछ ना कुछ करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बस 1-2 लाइन में लिखिए ना, ज़्यादा इस पर टाइम मत करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैलकुलेशन थी, जो एंट्री थी, वो हमने पास कर दी है। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है वो हमने कर दिया है, तो छोटी सी बात थी, तो इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देना। ओके, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए आज का क्लास में कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, और लाइक शेयर से सब्सक्राइब कर दो फटाफट इसी बात पे। और इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।